1967 में नॉर्वे गए हैं। असल में वो उनको कोई एजेंट इंग्लैंड लेके जा रहा था, तो असल में उनके साथ फ्रॉड हुआ। कुछ बहुत सारे आदमी थे, 12-13 आदमी। वो एजेंट उनको नॉर्वे फेंक के चला, भाग गया, पैसे खा गए। मिलिट्री वाले ने ऐलान कर दिया था, आप जिसने हाथ लगाया उसको हम गोली मार देंगे। 2 लोग अटे थे। अच्छा जी, अभिनंदन को मिलिट्री वाले ने बचा लिया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर टू योर व्लॉग जी। आज हमारे साथ अंकल हैं जी, नॉर्वे से आए हैं। बेसिकली इनका तल्लुक कश्मीर से है। तो इनकी लाइफ जो है ना, हमारे सब यंगस्टर जितने भी हैं उनके लिए ये मोटिवेशन है, मतलब बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, तो कुछ तो मैंने लाइफ स्टोरी इनकी थोड़ी सी सुनी थी। ठीक है, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। ठीक है, ये नॉर्वे से यहाँ पे विज़िट के लिए आए हैं, नॉर्थ साइप्रस में। ठीक है, बेसिकली इनका माइंड कुछ बिज़नेस करने का था इधर। ठीक है, तो वो स्टोरी में अगले व्लॉग में डालूंगा। अभी इनसे पूछते हैं सबसे पहले इनका नाम क्या है और कहाँ से तल्लुक है, एग्जैक्ट अपनी जगह बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। अच्छा सर, किस जगह से तल्लुक है आपका बेसिकली? मेरा ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जी। मीरपुर में तहसील समानी है, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट मेंबर है। ठीक है, ठीक है। बल्कि अगर इसको ज़्यादा लोगों के समझने के लिए बताएं, जहाँ अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया था वो अभिनंदन का, ठीक है, वो हमारे घर के पास था। ठीक है, बिल्कुल। और उसके इत्तेफाक से मैं वहीं, मेरा घर थोड़ा सा दूर है, 2-3 किलोमीटर वहाँ से। लेकिन इत्तेफाक से जहाँ वो जहाज़ गिरा था वहाँ एक डेथ हुई थी हमारे एक जाने वाले की। वहाँ फातह के लिए हम गए हुए थे। अच्छा। तो बिल्कुल हम फातह पढ़ रहे थे तो ऊपर से आवाज़ आई धमाके की। बाहर निकल के देखा तो जहाज़ नीचे आ रहा था और वो पायलट भी नीचे आ रहा था। तो फिर सबसे पहले जो वहाँ पहुँचे वो 10-12 लोग थे, मैं भी उनमें शामिल था। मैं तो उसको बिल्कुल पास नहीं गया, लेकिन मेरा ड्राइवर जो था मेरे साथ था, वो पहुँच के उसके पास गया। उसने को हाथ भी मारा उसको। सही। लेकिन उसके बाद मिलिट्री आ गई, उसने हाँ बहुत थोड़ी मिलिट्री जल्दी आ गई थी। मिलिट्री वालों ने फिर किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। सही। बल्कि कुछ लोग काबू नहीं आ रहे थे तो मिलिट्री वाले ने ऐलान कर दिया था, आप जिसने हाथ लगाया उसको हम गोली मार देंगे। 2 लोग अटे थे। अच्छा जी, अभिनंदन को मिलिट्री वाले ने बचा लिया था, वरना मैंने अपनी तसल्ली पूरी कर ली थी कश्मीरियों ने, पर मिलिट्री वाले ने बचा लिया था उसको। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी तो आप नॉर्वे रह रहे हैं, कामयाब ज़िंदगी आपने गुजार दी है माशाल्लाह से। आप तो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, मतलब ठीक है। तो मुझे अब जो आपकी नॉर्वे की लाइफ है उस पर मैं बाद में एक नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात शेयर करूँगा। अभी जो इनकी पाकिस्तान की जो लाइफ रही है, जो गुजरी है इनकी ज़िंदगी, उसके बारे में सवाल करते हैं। सबसे पहले अंकल जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने स्टडी कितनी की हुई है? मैंने ग्रेजुएशन की है जी 1969 में कराची यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है और कराची में रहा हूँ काफ़ी अर्सा। तो कश्मीर में जब पढ़े वो कितनी क्लास तक पढ़े यहाँ? मतलब मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। हमारे तहसील समानी में उस वक्त प्राइमरी स्कूल होते थे, एक हाई स्कूल था समानी में, वो हमारे घर से थोड़ा दूर था, वहाँ रिहाइश का कोई सिलसिला नहीं हो सका था। तो मैं फिर 6ठी 7वीं और 8वीं 3 क्लासें जो मैंने पंजेड़ी, एक गाँव है मीरपुर का ही, वहाँ मैं आकर पढ़ी थी। और फिर मेरा तालीम का सिलसिला रुक गया था इससे आगे। नहीं, समानी से तो पंजेड़ी भी बहुत दूर है, वहाँ पे जाने का सफ़र कैसे करते? पंजेड़ी मेरे रिलेटिव थे, उनके घर में रहता था मैं। अच्छा, वहाँ पे रह के अपनी स्टडी की है। तो कराची जाने का आपका ज़हन उस वक्त, मतलब 69 में कैसे बना? बच्चे थे, इतना छोटी उम्र थी, वो कैसे ज़हन बन गया कि मैंने स्टडी करी है? 69 की बात नहीं है ये, जो कराची की बात जो है ना, ये तो 62 की बात है। ठीक है, 62 में कैसे गए, कैसे ज़हन बना? 8वीं में जब हमारे घर वालों ने मुझे पढ़ाना छुड़ा दिया कि भाई अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस तरह करेंगे, आप छुट्टी करें और घर का काम काज करें, ज़मींदारी करें। जी जी। तो लेकिन मुझे शौक़ थी पढ़ने की और मुझे इसका बड़ी तकलीफ़ थी इसकी कि भाई मैं पढ़ नहीं सक रहा हूँ आगे। फिर मुझे एक शादी की तकरीब में एक आदमी मिला, वो उससे पता चला कि वहाँ कराची में नाइट इवनिंग कॉलेज स्कूल होते हैं, और वो बताया उसने वहाँ पढ़ा था। उस वक्त वो LLB कर रहा था। वो घर से अपने गाँव से जातला हमारा एक इलाका है, वहाँ से वो बिलोंग करता था। यहाँ से मैट्रिक करके गया था और वहाँ वो LLB कर रहा था उस वक्त। तो लोगों ने पूछा कि ये कैसे कर रहे हो, तुम तो काम करते हो। तो उसने बताया कि मैं दिन को पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, और शाम को मैं क्लासें लेता हूँ, तो इस तरह पढ़ रहा हूँ। तो मुझे जब पता चला कि वहाँ शाम को मैं पढ़ सकता हूँ, इस सोच से मैंने घर वालों की ज़िद की। मैंने कहा नहीं, मुझे कराची जाना है। तो आपने स्टडी की है, ग्रेजुएशन की है आपने, उसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात देखने में आई हैं? मतलब अपने फर्स्ट जब मैं पंजेड़ी शिफ्ट हुआ अपने गाँव से, मुश्किलात तो ज़ाहिर है ये थी, फिनंशियली मुश्किलात भी थी ज़ाहिर है शुरू में। फिर मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में मैंने काम शुरू किया। वहाँ जब मैंने काम सीख लिया तो मुझे एज ए प्रिंटर फिर मेरी तनख्वाह अच्छी हो गई थी उस वक्त। जब मैं काम सीख गया तो 350 रुपया मेरी तनख्वाह स्टार्ट हुई थी। उस वक्त मज़दूर को 60 रुपये मिलती थी रेलवे में, जो आम मज़दूर की बनती थी, या आम मजदूरियाँ भी इससे भी कम थी। तो जब मेरी तनख्वाह अच्छी हुई ना तो फिर मैं दोबारा पढ़ना, महीने की जी। अच्छा, महीने की? हाँ जी, सही है। तो फिर मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया।
शाम को, दिन की मेरी ड्यूटी थी वहाँ, और शाम को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह मैंने सर्विस के साथ ग्रेजुएशन की फिर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने उस ज़माने में 69 में या 60 में आपने तालीम के तरफ आपको तो जो ज़्यादा थी, ध्यान ज़्यादा था, आपने पढ़ना है, बस कामयाब बनना है। तो उसी तालीम की वजह से आप यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब ना बेसिकली वजह तो एक तो माँ बाप की दवा भी होती है, लेकिन ये बंदे का अपना जहन भी है, अपनी की बंदे की सोच होती है, वही सोच बंदे को आगे लेके जाती है। नहीं, यहाँ जो नॉर्वे आने की सोच है, ये तो असल में मेरे एक बहनोई थे, वो मुझसे पहले आए हुए थे। वो 1967 में नॉर्वे गए हैं। असल में वो उनको कोई एजेंट इंग्लैंड लेके जा रहा था, तो असल में उनके साथ फ्रॉड हुआ। कुछ बहुत सारे आदमी थे, 12-13 आदमी। वो एजेंट उनको नॉर्वे फेंक के चला, भाग गया, पैसे खा गए। अच्छा, इंग्लैंड लेके नहीं गए, नॉर्वे हाँ। लगा। अच्छा, तो वहाँ फिर रेड क्रॉस ने जब इन लोगों को खस्ताल देखा, परेशान हाल देखा, तो रेड क्रॉस ने मदद की और इनको वीज़े दिलवाए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे मदद की नॉर्वे आने के लिए। तो असल में नॉर्वे जो है वो उनकी वजह से मैं गया हूँ। अच्छा, नॉर्वे के किस एरिया में आप गए, किस साल गए? नॉर्वे में गया हूँ 69 दिसंबर में गया हूँ। ठीक है। और 70 में मुझे मेरा वहाँ वीज़ा लगा, वर्क परमिट लगा है। नहीं, अब किस प्रोसीजर के था उस वक्त, क्या सीन होता था जाने उस का? वक्त विजिटर ही, वहाँ हर बॉर्डर पे जो है एंट्री लग जाती थी, पाकिस्तान वीज़ा में नहीं होता वीज़े की था। जरूरत नहीं थी? नहीं, वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। हर बॉर्डर पे 3 महीने की एंट्री लग जाती थी। नहीं, मैंने तो सुना है आई थिंक उस वक्त तो पासपोर्ट भी नहीं थे बने हुए ना। ये पासपोर्ट बट्टू का ज़माना था, जी। और बट्टू ने नए पासपोर्ट की फैसिलिटी मिल गई थी, तो कराची से पासपोर्ट बनवाया मैंने। ठीक है। हाँ जी। उस वक्त आप नॉर्वे चले जी गए, हाँ। फिर आपने अगली ज़िंदगी नॉर्वे। अच्छा जी, ये इनका सफ़र है, छोटा सा सफ़र है। ठीक है। अच्छा अंकल, वो नॉर्वे की स्टोरी की वो मैं आपसे बाद में इंशाल्लाह एक मुकम्मल इंटरव्यू करूँगा मैं इनका। ठीक है। अभी जो है ना, ये बताइए अब साइप्रस आपका आना कैसे हो गया? साइप्रस में मेरे एक अजीज़ हैं यहाँ, उनका पता चला कि वो यहाँ साइप्रस में, उनके घर में गया, उनकी वालदा की डेथ हुई थी, तो वहाँ फातहकली में गया, तो पता चला वो यहाँ साइप्रस में है। तो नाम तो हमने सुना हुआ था, मैं ये समझ रहा था कि तुर्की में गया हूँ कई बार, तो मैं समझ रहा था ये भी तुर्की की तरह ही है, उसने भी यही बताया। सही है। तो उसकी वजह से उससे मैंने वादा कर लिया कि यार मैं छुट्टी मंगा कहीं जाता हूँ, तो चलो इस दफ़ा मैं आपके यहाँ आऊँगा। इस तरह फिर मैं आया यहाँ। अच्छा, अभी जस्ट विज़िट के लिए आई हैं या कोई आपका कोई और प्लान था या कोई जहन था या जस्ट विज़िट करना था? पहले तो सोच विज़िट की थी, फिर हमने जब सोचा कि यहाँ आए हैं, तो हमारे एक दोस्त थे यहाँ, आप उनको जानते हैं, अफजल साहब, उनका यहाँ कारोबार है, प्रॉपर्टी डीलर हैं वो। तो उन्होंने कोई हमें जब बात की कि यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं आप, यहाँ भी इन्वेस्ट करें, तो मैं देखने के लिए गया। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टियाँ जो है नॉर्वे के हिसाब से सस्ती तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ की इनकम जो है ना वो उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह नॉर्वे में। नॉर्वे में जो उनका रेंट मिलता है हमें, वो नहीं मिलता। अगर वो उससे आधे से ज़्यादा भी यहाँ नहीं मिलता। सही हो गया। तो फिर यहाँ इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी में या अपार्टमेंट में कोई फ़ायदा नहीं है। कितने दिन हो गए आपको इधर आए हुए? मैं 10 दिन के लिए आया था। अच्छा, अभी एक दूसरे रह गए? कल का दिन है, परसों चला जाऊँगा ठीक इंशाल्लाह। है। तो आपने जो यहाँ पे विजिट किया, बाकी जो लोग हैं जो देख रहे हैं आपको, देखने वाले जो फॉरनर हैं हमारे इंग्लैंड से हैं, स्पेशली नॉर्वे, इटली, जिस कंट्री से भी हैं, उनको मैसेज देना चाहिए ये कंट्री मतलब विजिट के लिहाज से कैसी है, यहाँ पे जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस वो कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, रिहाइश। तो आपने 10 दिन के रूम बुक किया, कितने पैसे दिए टोटल? नहीं, यहाँ तो मैं 800 लीरा डेली दे रहा हूँ मैं। 800 लीरा यानी आप, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड की रिहाइश नहीं है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड की रिहाइश नहीं है, ये एक गेस्ट हाउस है। सही है। किसी होटल में रहता तो शायद इससे बहुत महंगा होता, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी की रिहाइश नहीं है। नहीं, सही, उस हिसाब से फिर वो सस्ती मिल गई है। हाँ जी। ठीक हो गया। तो आने वाले को मैसेज को आना चाह रहा है उसके लिए मैसेज कंट्री कैसे? नहीं, मैं अब ये नहीं 10 दिन कहना शायद अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब ये कि यहाँ कोई अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सही है। टाइम आदमी फ्री चाहता है, जहाँ रहता है काफ़ी अरसे से, उससे थोड़ी सी चेंजिंग चाहता है, उसके बाद थोड़ा माहौल को बदलना चाहता है, तो उस सूरत में ठीक है यहाँ आ जाए। लेकिन यहाँ उस तरह देखें हुए कोई देखने वाली चीज़ हो बहुत ज़्यादा कोई मुतासर करने वाली, ऐसी तो मादत के साथ मैंने कोई नहीं देखी है। ठीक है। अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पे कोई नहीं आपने? नहीं, मैं ठीक है जी। ये आए हैं जी, कह रहे हैं कि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं देखी जो मुझे अट्रैक्ट कर सके, मतलब कि मैं बाद में भी आ सकूँ या मैं किसी दूसरे को ये मशवरा दे सकूँ कि वो इधर घूमने के लिए आए। ठीक है। मैं पूरा यूरोप घूमा हूँ, तो यूरोप में सब मुल्कों में गया हूँ, तो वो जब वहाँ नज़र पड़ती है ना तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। ओके जी, मैं नेक्स्ट इनकी जो नॉर्वे की लाइफ है उस पर मैं एक मज़ीद एक डिटेल में व्लॉग अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। इनकी जो नॉर्वे की लाइफ है, स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। एक बंदा है, उसकी स्टोरी है, स्पेशली उस स्टोरी वो भी आपसे शेयर करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, इंतज़ार करना है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़ जी, मेहरबानी सबके लिए। थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।